अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या सियासी इंतकाम। परवेज इलाही की जमानत के बाद एक बार फिर गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ का सवाल, पार्टी के बानी कारकुन क्या सोचते हैं। और सदर ने बगैर किसी ताखीर के नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी अफरा तफरी ही नहीं, मुआशी बहरान का भी शिकार है। वज़ीर आज़म IMF से मुआहदे के लिए अमरीकी सफ़ीर से मदाखलत की दरख्वास्त कर चुके हैं। जहां मईशत ताहाल गहराइयों को छू रही है, वहीं यूरोपीय साहिलों से दूर 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को समंदर अपनी आगोश में लेकर सफ़र आखिरत पर रवाना कर चुका है। मुआशी महाजरीन की तकलीफ दे मौत हमारे हुक्मरानों की इंतज़ामी सलाहियतों की कमी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साने के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की और बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों नहीं रोकी गईं। मुतासरा लोगों का जिन अजला से ताल्लुक़ है, वहाँ की इंतज़ामिया ने मुलव्विस एजेंटों की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों ना लिया। हर साने के बाद रवायती इजलासों, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के दावों, मुतल्लिका हुकाम के नोटिस लेने के खोखले बयानात के सिवा इस मुल्क में आज तक अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। इन तफल तसलियों से अवाम भी तंग आ चुके हैं। क्या ये यूरोपीय साहिलों को क्रॉस करते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पहला वाक़या है? अगर ये 300 पाकिस्तानी समंदर की तूफ़ानी लहरों से बच भी जाते तो यूनान या इटली के कोस्ट गार्ड्स की गोलियां उन्हें भून डालती। सवाल यह है कि नौजवानों को सब्ज़ बाग दिखाने और बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या हुकूमत किसी सहाने की मुंतज़िर थी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सदेबाब करना किसका काम है? ऐन उस वक्त जब इंसानी स्मगलिंग का काम उरूज पर था, वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस दरिंदों को पकड़ने के बजाय हुकूमत के मुखालिफिन की पकड़ दक्कर में मसरूफ़ हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की कल जब एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत मंजूर हुई तो ऐन उसी वक्त पैनामा पेपर्स में उनकी 7 साल बाद 5 ऑफशोर कंपनियां निकल आईं और FIA उन पर मुकदमा बनाकर एक बार फिर गिरफ्तार करके ले गया। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के भाई फौत हो गए, मगर उन्हें जमानत के बावजूद मजीद मुकदमात बनाकर मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। PTI के दूसरे रहनुमाओं अली मोहम्मद खान और आलिया हमजा समेत दीगर रहनुमाओं को भी इसी तरह तवातर से गिरफ्तार किया जा रहा है। हैरानकुन अमर तो ये है कि जिन शख्सियात पर कोई मुकदमा या पर्चा दर्ज नहीं होता वो गुमशुदा हो जाते हैं। सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान तकरीबन 6 हफ्ते से गायब हैं। मेरे कप्तान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इस्लामाबाद जैसे निस्बतन पुरअमन शहर से लापता हो गए, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन सबसे लाइल्म हैं। आखिर इन जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? इस सूरत हाल में हम सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आज साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को उनके बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। साने 9 मई के 43 दिन बाद इस गिरफ्तारी को क्या सियासी इंतकाम कहा जा सकता है? सवाल नंबर 2, चौधरी परवेज इलाही मुखालिफी सही लेकिन वो एक बुजुर्ग सियासतदान है। उनकी एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का सिलसिला क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक जारी रहेगा? सवाल नंबर 3, सियासी रहनुमाओं की 5-5 बार गिरफ्तारियां किस कानून के तहत हो रही हैं? क्या कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है? सवाल नंबर 4, हुकूमत क्यों मेरे कप्तान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की ख्वाहिशमंद है? कल को जब मौजूदा हुक्मरान अपोजिशन में होंगे तो यही सलूक उनके साथ भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, क्या शहरियार आफरीदी को डेथ सेल में रखकर राना सनाउल्लाह उनसे कोई जाती बदला ले रहे हैं? उनके भाई की वफात पर क्या उनको पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता था? सवाल नंबर 6, आजम खान और इमरान रियाज खान की जबरी गुमशुदगियों की हुकूमत के पास क्या कोई वजह है? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान बार बार मुज़ाकरात की दुहाई दे रहे हैं, क्या हुकूमत उनकी इस ख्वाहिश पर कान धरेगी? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब, सबसे पहले परवेज इलाही साहब के बारे में बात करना चाहेंगे। एक मुकदमे से उन्हें बरी किया जाता है, दोबारा गिरफ्तारी होती है, फिर बरी किया जाता है, दोबारा गिरफ्तारी होती है। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा इस किस्म की इंतकामी सियासत का खुद भी सामना कर चुके हैं। परवेज इलाही साहब के साथ आपके ख्याल में नाइंसाफ़ी नहीं हो रही?
नहीं, इस किस्म की इंतकामी सियासत का जो है वो मुकाबला या इस मुश्किल को मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जिस तरह से फेस किया, तो वो आपको याद करना चाहिए उन चीज़ों को कि उस वक़्त तो अदालतें जो हैं वो ना सो मोटो नोटिस लेती थी जी, ना उस वक्त जो है वो ज़मानत लेती थी। उस वक्त कोई सन लॉ नहीं था, उस वक्त कोई मदर लॉ नहीं थी, उस वक्त कोई बेटों के किस्से कहानियाँ जो है वो मार्केट में गर्दिश नहीं कर रही थी। तो मामला ये है कि अब तो हाल ये है कि चौधरी परवेज़ लाई ने जिस तरह से, जिस बेरहमी से लूटा है इन्होंने इस मरतबा अपना पंजाब को, और जो मोहम्मद ख़ान भट्टी ने जो गुल खिलाए हैं, और जो पंजाब असम्बली में जो है वो उन्होंने भर्तियों में जो किया है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये उस वक्त जब ये लूट मार कर रहे थे, और जब रोज़ जो है वो वहाँ पे बैठ के मोहम्मद ख़ान भट्टी जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो शाम को इकट्ठा करता था, और जिस तरह से इन्होंने वो ब्राउन और ग्रीन एरियाज़ की जो है वो मंडी लगाई है, तो क्या जो है ये सब भूल गए हैं इन 2-3 माह में? ये सारी चीज़ें जो है वो सरफ़े नज़र हो गई हैं। किस तरह से जो है वो फिर जो है वो उस कमाई को डॉलर्स में इन्होंने कन्वर्ट किया, और जो है वो जहाज़ भर भर के जो है वो ले गए बैरून मुल्क। तो मामला ये है कि उनके तो इतने मुकदमात उनके ऊपर बनते हैं कि हर मामला जो है, अब जिसमें आप पकड़े उसको, अगले दिन जो है वो सिर्फ ज़मानत नहीं होती, वो मुकदमा ही जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि सन लॉ जो है वो सुबह पहुंचा होता है उस जज की अदालत में। नहीं राना साहब, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ों को देखना चाहिए, इतने भोलपन का शिकार नहीं होना चाहिए। तो नहीं राना साहब, आपका कहने का मतलब है कि अदलिया की जानिब से क्या परवेज़ लाई साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर मिल रही है? आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, अगर आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप जैसा भोला आदमी तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं है। अच्छा, चलें, ये आपको पता है, मुझसे ज़्यादा पता है आपको। नहीं, वो राना साहब, मैं एक्चुअली वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुन्ना सलाही साहब ने अभी ट्वीट किया पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन को परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, मेरी फैमिली को, उनकी बेगम को, उनके वकील को परवेज़ लाई साहब से मिलने नहीं दिया जाता। नहीं, तो इजाज़त लेने का एक तरीका है ना, अदालत में दरख्वास्त दें, इजाज़त ले लें। वो जहाँ से मुकदमा खारिज करवा सकते हैं, जहाँ से ज़मानत करवा सकते हैं। हमारी तो जो है वो 6 महीने बाद भी ज़मानत अगर जज लेने लगता था तो उसका व्हाट्सएप के ऊपर तबादला हो जाता था। अच्छा, तो उन अदालत से कहें उनको जो है वो मिलने की इजाज़त दे दें, बल्कि मिलने का ऑर्डर कर दें। सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि बात एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करने के लिए परवेज़ लाई साहब तैयार हो जाते हैं तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही है? नहीं, देखें, वो एक ऐसा अमल हुआ है 9 मई को जिसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, उस दिन पाकिस्तान के दिफाई अदारे के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा, उस दिन जो है वो शुहदा की यादगारों को जलाया गया है, उनकी बेहुरमती की गई है। ठीक, वहाँ पे जिस किस्म की बकवास की गई है, वहाँ पे डंडे बरसाते और जूते बरसाते और आग लगाते हुए वो आप सुन नहीं सकते आप। अच्छा, वो आर्मी हाउस के ऊपर हमला हुआ है, वहाँ पे लूट मार की गई है, आग लगाई गई है। मामला ये है कि जो आदमी उसमें बराह रास्त मुलव्वस है या मनसूबा बंदी में मुलव्वस है, उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, लेकिन बाकी लोग जो इर्द गिर्द दाएं बाएं हैं, अगर वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं और उनके लिए कोई माफ़ी का रास्ता निकलता है तो ठीक है, निकलना चाहिए। माफ़ी का रास्ता क्या हो सकता है? कोई जो है वो एतराज़ नहीं है। माफ़ी का रास्ता यही है कि अगर एक आदमी मजम्मत करता है और एक आदमी जो है वो डिस्टेंस करता है और एक आदमी कहता है कि जी ठीक है, मैं उसी पार्टी में था, मैं उस जत्थे के करीब तरीन था, मैं उस जत्थे में बल्कि मौजूद भी था, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई, मैंने लूट मार नहीं की, मैंने मनसूबाबंदी नहीं की, मैं दिल से बुरा समझता था, मैं उसमें उस मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं तो सियासत के लिए मौजूद था, तो लिहाजा मैं अपने आप की अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। तो उसको फिर अगर उसमें जो है वो कोई माफ़ी तलाफ़ी होती है
तो बहरहाल हमारी नज़र में तो शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो चले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इसी तरह का कुछ केस जो है वो आज असद उमर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी था। वो अपनी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की इतनी भारी नफरी वहाँ पे तैनात थी कि वो कोर्ट के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। उनके वकील ने कहा कि जी वो अंदर आना चाहते हैं, ज़मानत के लिए यहाँ पर मौजूद होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इतनी भारी तादाद में बाहर मौजूद है कि वो अंदर आ नहीं सकते। तो क्या उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा था जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था? नहीं, देखिए, गिरफ़्तार करने का इरादा तो जब उनकी ज़मानत खारिज हुई है तो वो इरादा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं कि घर बैठे बेल बिफोर अरेस्ट होती रही है। हाँ। तो करवा लेते वो भी। अच्छा, यानी मैंने अब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक वकील से किया है। मैंने को पिछले 30-35 सालों में मैंने नहीं सुना कि बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो बंदे के पेश हुए बगैर हो जाए। हाँ, यहाँ पे ये कुछ भी हुआ है। ये मिसाल वैसे हमजा शहबाज साहब के हवाले से देते हैं कि उन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी। नहीं, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन दी गई थी कि अदालत तक उनको लाया जाए, वो अदालत में पेश हुए थे तो ज़मानत हुई थी। अच्छा, चलें। ये जिस केस के अंदर वैसे इन दोनों रहनुमाओं की ज़मानतें मनसूख हुई हैं, दरख्वास्तें मनसूख हुई हैं, इमरान खान साहब को भी 3 जुलाई तक इसके अंदर ज़मानत मिली हुई है, और अगर कहा जा रहा है कि शायद वो भी इसी तरह मनसूख हो जाएगी, और एक कल वारंट गिरफ्तारी उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वो भी जारी हुए। क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ख़तरा एक दफ़ा फिर मौजूद है? क्या ये हो सकता है ईद से पहले या ईद के बाद? नहीं, इसमें कौन सी अपना खान साहब ख़तरे वाली बात है। इनको पेश होने चाहिए। जेलें को बदल गई हैं। ये वही जेलें हैं जिनमें हम को 6-6, 8-8, 10-10 माह रहे हैं, साल 1.5 साल 2-2 साल रहे हैं। नहीं, राणा साहब, वही जेलें हैं, वही गर्मी है, वही सर्दी है। सर वो तो कानूनी मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इतना क्यों ये अपना जो है वो जेलों से जो है वो ये दौड़ना चाहते हैं? राह फरार इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है? पेश हो जाए, ज़मानत हो जाएगी। लास्ट टाइम राणा साहब, लास्ट टाइम जब हुआ था, इनकी 6 हफ्ते बाद हो जाएगी। नहीं, वो जब लास्ट टाइम हुआ था तो उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया उस वक्त। मैं इस वजह से मैं कंसर्न हूँ कि क्या आप लोग ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं, कोई है ये ऑन द कार्ड्स कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, वो दिन गए। अब किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकेगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम, अच्छा, कि वो इस तरह से जो है वो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर जो है वो हमलावर हो। इस चीज़ को मिसाल बनाया जाएगा और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा जथा जो इस मुल्क की सियासत में जहर भर दे, इस मुल्क के नौजवानों की रगों में बारूद भर दे, इस मुल्क के रवादारी के कल्चर को तबाह कर दे, जो ओए तोए का कल्चर और अपने सियासी मुखालफों को सफ़ा हस्ती से मिटाने की जो है वो घटिया सोच रखे, और उसके बाद आगे बढ़ता बढ़ता जो है इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमलावर हो जाए, ऐसा जथा जो है इंशाअल्लाह ताला ना तो इस मुल्क की सियासत में दोबारा पैदा होगा, और ना ही ऐसे जथे को जो है वो इस मुल्क की सियासत पे काबज़ होने का मौका दिया जाएगा। राना साहब, सियासी मुखालफिन की जहाँ पे आपने बात की, वहीं पे 2 अफराद के हवाले से अभी भी बहुत कंसर्न है। साबिक कप्तान के ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, 1 हफ़्ता हो चुका है उनके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा कि वो किधर गए। अब आप वज़ीर दाखिला हैं, क्या अपडेट्स हैं उनके हवाले से, क्या पता लगा अब तक? जी, उनका अभी तक इन्वेस्टिगेशन का अमल इसलिए शुरू नहीं हो सका कि उनके जो लवाकीन हैं उन्होंने आके अभी भी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं कराया। वो आएँ और आके बताएं कि उनकी क्या शकूक व शुबहात हैं। हम उनका मुकदमा भी दर्ज करेंगे और उनकी मदद से जो है वो तफ्तीश भी करेंगे, इंक्वायरी भी करेंगे, और उनकी तलाश के लिए जो है वो भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन वो जिस तरह से पुरसकून बैठे हैं, तो कहीं वो खुद ही ना आज़म खान साहब किसी जगह पे बैठे हों। यहाँ पे आपको पता है कि 2-2 महीने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में लोगों को बिठाया जाता रहा है कि इनको मीडिया ले जाएगा, इनको जो है वो ख़बरों की जीनत बना दिया जाएगा। तो अब इस बारे में मैं कोई वसूख से कोई बात नहीं कह सकता। हो सकता है कि वो उन्हें किसी ने अगवा किया हो, लेकिन उसके बारे में कोई एविडेंस हमें ना तो मुहैया की गई है, ना कोई एविडेंस है। अब राना साहब, जहाँ पे मुकदमे की आपने बात की, वहीं पे एक सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। उनका तो मुकदमा भी दर्ज है, उनका तो केस भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता।
जी नहीं, उनके बारे में भी अभी तक जो है वो कोई सॉलिड जो है वो चीज़ सामने नहीं आई, और ना ही उनके जो उनकी फैमिली है या उनके जो लोग हैं वो वैसे ही हमारे ऊपर तो वो एतमाद ही नहीं करते, तो वो कोई इस मामले में ना कोई बयान देने को तैयार है, ना कोई तफ्तीश को आगे बढ़ाने को तैयार है। राना साहब, ये जो भी मजबूरी तौर पे ये सूरत हाल है, मतलब लोगों का गायब होना 1 हफ्ता हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, लोगों का पाकिस्तान छोड़ के जाना, वो यहाँ पे बैठ के अपना काम नहीं कर सकते, अपनी सहाफ़त नहीं कर सकते, ये एक बैड इमेज नहीं बन रहा हुकूमत के लिए? आपके ख्याल में इससे ऑप्टिक्स इसके बहुत बुरे नहीं आ रहे? नहीं, देखिए इसमें जो है वो या तो ये है ना कि आप इस चीज़ को आप इस बारे में जो है वो आप ये कहेंगे जी हुकूमत जो है ये कर रही है। हुकूमत तो जिसको भी गिरफ़्तार कर रही है, जिस मुकदमे में गिरफ़्तार की उसे अदालत में पेश कर रही है। अदालतों से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं, और कुछ में जो है वो बावजूद इस बात के कि इस मर्तबा, वैसे तो खैर पहले भी कोई काम नहीं थे, पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे बकौल इमरान खान साहब के, लेकिन इस मर्तबा जो इन्होंने लूट मार की है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके बावजूद जो है वो केसेस डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिसमें भी वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल इन ओपन कोर्ट्स हो रही हैं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें फंक्शनल हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन राना साहब, मेरे कप्तान बार बार जो है वो इसका तस्करा कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, आए बैठ के इस तमाम ये जो एक डेडलॉक बन गया है इसको बैठ के रिजॉल्व करते हैं। आपके कोई ऐसा प्लान है कि मुज़ाकरात की कोई ऑफ़र की जाए मेरे कप्तान को? नहीं, आप अपने कप्तान से पूछें कि ये आपका कप्तान जो है ये क्या क्या कहा करता था कि मैं इन लोगों से बैठ के मुज़ाकरात करूं, इससे पहले तो बेहतर है मैं मर जाऊं। आपके कप्तान को जब वो जा रहे थे अपना लॉन्ग मार्च पे, तो मरीद के करीब इनको किसी ने बता दिया, या शायद उस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात कर दी कि सियासत में बैठ के बात करनी चाहिए, तो इसने अगले दिन आपके कप्तान ने 1.5 घंटा बकवास की थी। 1.5 घंटा वो घटिया गुफ्तगू की, वो गालियाँ दी कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने कैसे जुर्रत की कि तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो बैठ के बात करूं, मैं तुम्हारे साथ बैठूं क्यों, तुम्हारी ये औकात नहीं है ये, और बूट पॉलिश हो तुम, फलां हो, ये हो वो हो। ये वही है आपका कप्तान जो अब कह रहा है कि जी मैं बैठ के मुज़ाकरात करने चाहता हूँ। किसके साथ ये मुज़ाकरात करने चाहता है? ये मुज़ाकरात जो है वो किसी और के साथ करना चाहता है। ये दोबारा से जो है वो चाहता है कि मुझे लाडला बना लिया जाए और मेरे गुनाह और मेरी गलतियाँ और मेरी कोताही और मेरे जराइम जो है उनको माफ़ कर दिया जाए और दोबारा से मुझे लाडला बना के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। ये आपके कप्तान की ख्वाहिश है, ये आपके कप्तान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपका। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। एब्सोल्युटली नॉट, मेरे ख्याल में इसको अगर मैं समअप करूं तो यही है, एब्सोल्युटली नॉट, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों के ऊपर डिस्कशन होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल सुबह बड़ा एक अहम तरीन दिन होगा क्योंकि फ़ौजी अदालतों के हवाले से 9 रुकनी बेंच की तश्कील अब हो चुकी है और उसकी पहली हेयरिंग जो है वो कल सामने आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी अजीब है सारे मामले के अंदर। 2 उनके बड़े सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर अपनी पोजीशंस पहले ही ले चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है कि तमाम जो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो जितने मुलविस अफराद हैं उनके केसेस फ़ौजी अदालतों में सुने जाने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं की अपनी राय है, लेकिन चंद की अपनी राय है। साथ ही साथ आज ये खबर भी आई कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब की बुनियादी रुकनीत भी जो है वो आज मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन ले रही है और आगे चल के मामले में क्या हुकूमत का वो साथ देगी इस मामले में या नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कायरा साहब ये बताइए कि ये जो सियासी पस मंज़र से ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में किधर खड़ी है?
बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत के साथ खड़ी है, हुकूमत में है। सो जहां हुकूमत खड़ी है बाकी जमाती खड़े हैं, हम भी वहीं खड़े हैं। और 9 रुकनी बेंच बना है, बिल्कुल दोस्तों का हक है। उन्होंने चैलेंज किया अदालतें इससे पहले इसी कानून को, ये 9 रुकनी बेंच है, 17 रुकनी बेंच भी इसी कानून को, इस नए अदालतों को वो जायज करार दे चुका है। और हमारा मंसूर साहब बड़ा सिंपल इशू है, पीपल्स पार्टी कभी भी खसूसी कवानीन के हक में नहीं रही, क्योंकि हमेशा ये खसूसी कवानीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। हमने हमेशा कोशिश की है कि मुल्क के अंदर कोई खसूसी किस्म की सजाएं, खसूसी कवानीन इस तरह ना हो, बल्कि जो मुल्क के अंदर मुरवजा कानून है उन्हीं के तहत जो भी किसी से जुर्म होता है, जो भी कोई होता है, उसके तहत उसका केस ट्रायल होना चाहिए। इसमें भी हमारी पोजीशन प्रिंसिपली वही है। नंबर 1, केस में इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन में 3 कैटेगरीज हैं, एक क्रिमिनल लॉ है, एक हमारा एंटी टेररिस्ट लॉ है और एक मिलिट्री एक्ट है। जो जराइम, जो इल्जामात, जराइम तो बात की बात होगी साबित होते हैं कि नहीं, लेकिन जो इल्जामात सीआरपीसी यानी आम कानून के जुमरे में आते हैं वो आम कानून के तहत ट्रायल होने चाहिए। जो एटीए के कानून के जुमरे में आते हैं उसके अंदर ट्रायल होने चाहिए। और अगर कुछ जराइम मिलिट्री एक्ट के तहत आते हैं और वो एक्ट जो कि मुरव्वज है मुल्क के अंदर, हमने उसमें कोई नई छिक नहीं डाली, कोई नया कामा फुल स्टॉप नहीं लगाया, कोई नई अदालत कायम नहीं की, बल्कि जो पुरानी मिलिट्री एक्ट के तहत अदालतें बनती थीं जिसमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सजावार रही, उस वक्त ये होता था कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपको वकील रखने की इजाजत नहीं होती थी। ठीक। अब आपको अपना वकील अपनी मर्जी का रखने की इजाजत है। मैं आगे सर, पहली सूरत में मुझे इजाजत दीजिए। एक अपील होती थी जी, मुझे एक छोटी सी जी प्लीज गो अहेड। पहली सूरत में सिर्फ एक अपील होती थी, एक अपील होती थी, वो आर्मी चीफ के पास होती थी। अब इस सूरत में आर्मी चीफ के बाद आर्मी चीफ के डिसीजन को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो टेक्निकली 3 अपील्स अवेलेबल होंगी। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर ये समझती है कि अब ये जो रूट है ये दैट्स फाइन, मतलब अगर हमें अभी थोड़ी देर के बाद हेडलाइन चलानी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन फौजी अदालतों के निज़ाम के साथ मुतमईन है। मेरे ख्याल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफी तक क्लियर होगा। लेकिन सर ये मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने जिस रंग में कहा मैं दोबारा उसको प्रिसाइसली रिपीट कर देता हूँ। जी जी। मुल्क के अंदर मुरवजा कानून में जो किसी पे इल्जामात हैं वो जिस कानून के जुमरे में आते हैं उसके अंदर ट्रायल होने चाहिए। हम किसी नए कानून, किसी नए ट्रायल, किसी नई अदालत का जिक्र नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ये आपके जो 2 सीनियर तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एतजाज एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इनकी बुनियादी रुकनीत आज क्यों मुअत्तल कर दी गई? मतलब इन दोनों ने भी यही पोजीशंस ली हुई थी, इनकी बुनियादी रुकनीत क्यों मुअत्तल हुई? नहीं, बात यह है कि बहुत दिनों से हमारे ये दोनों सीनियर साथी, जिनका बड़ा एहतराम है हमें, उनका अपनी राय रखने का भी हक है, लेकिन एक बात तो देखिए ना मंसूर साहब, कि आप कितने भी सीनियर हो, मेरे से तो दोनों सीनियर हैं, मुझे तो उनका बहुत एहतराम है, लेकिन आप कितने सीनियर भी हो, जो कानून, जो पार्टी का अपना एक वसीब, एक तरीकाकार है, आपने उसके साथ चलना है ना। अच्छा, चौधरी साहब हो, खोसा साहब हो, मैं हूं, हम जैसे कोई और चंद साथी हो, हमारी जमात के अंदर हमारी क़यादत के पास रसाई का लेवल ये है कि हम जब चाहें, हमें किसी से कोई प्रायर कमिटमेंट लिए बगैर वी कैन वॉक इन। अच्छा, वी कैन हैव ऑन टेलीफोन। ठीक, हमें उनकी कोर कमेटी के अंदर बैठ के अपनी राय देने का हक होता है। अगर आप उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं तो आपकी जमात ने इस फैसले को एंडोर्स किया हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे हमारी हुकूमत हो, इस वक्त मुस्लिम लीग लीड कर रही है, कल हम लीड कर रहे होते तो बाकी लोग इसको सपोर्ट कर रहे होते। अब अगर हमारे दोस्तों को कोई गिला शिकवा, को एतराज था तो उनका हक है, या तो वो अपनी जाती हैसियत में अलग होकर बात करते,
या जमात उनको उनकी उस सजाती हैसियत से फिलहाल जो जमाती हैसियत उसको सस्पेंड करती, वरना उनकी जमात एक और पोजीशन ले रही है, वो एक और पोजीशन ले रहा है। लेकिन कायरा साहब, दूसरी गुजारिश ये है, कायरा साहब, मैं छोटी सी एक छोटी सी वजाहत, मंसूर साहब एक छोटी सी वजाहत, जी जी, जहां तक ताल्लुक हमारे दोनों वकला का है, सीनियर तरीन वकला है मुल्क के, वो बड़े नामवर वकला है, वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर अपने मुकदमात अदालत में लेके जाते हैं, उनकी अपनी लीगल इंटरप्रिटेशंस होती है, कभी अदालत उनकी बात मान लेती है और कभी अदालत उनकी बात नहीं मानती है। सो हर दफा उनकी राय हतमी नहीं होती कि उन्होंने कह दिया तो लिहाजा ये ठीक हो गया। लतीफ खोसा साहब 10 केस जीतते हैं, 10 हार जाते हैं। लेकिन कायरा साहब, यही पोजीशन एतजाज एहसन साहब ने जब अदलिया तहरीक के अंदर ली हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस सिलसिले में एक डिफरेंट पोजीशन लेती थी, लेकिन एतजाज साहब आप जानते हैं कि उस अदलिया तहरीक को जो है लीड कर रहे थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ साथ थे, तब ये ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों? देखिए, एतजाज साहब की उस वक्त की जो लीडरशिप थी, उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपनी शहादत से पहले उन्होंने भी उस लीड को उसको सपोर्ट किया था, हमें बतौर पार्टी उसके साथ चलने का इस्तेकाक दिया था, हम चौधरी एतजाज एहसन साहब के साथ चले थे। दरमियान में एक हद तक इख्तलाफ जरूर आए, लेकिन हम उस प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं थे। हमारा इख्तलाफ बुनियादी तौर पे टाइमिंग के ऊपर था, वरना आपको याद होगा कि मोहतरमा ने तो ये बात कही थी कि चीफ जस्टिस के घर के बाहर जाके के ऊपर मैं चीफ जस्टिस का झंडा दोबारा लहराऊंगा जी, वो एक और पोजीशन थी। ठीक, अच्छा चलें, लेकिन सर इसी सारे मामले के अंदर रजा रबानी साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि जनाब मैं भी इन फौजी अदालतों के इस निजाम के खिलाफ हूं, उन्होंने भी तो पोजीशन ली। देखिए, बात यह है कि रजा रबानी साहब अपनी जाती राय दें, बिल्कुल उनका हक है, ऐवान के अंदर देना चाहते हैं जरूर दें, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर दिया, क्या वो पार्टी के फैसले के खिलाफ अदालतों में जाके चैलेंज कर रहे हैं? ठीक है ना, एक है आप अपनी राय दे रहे हैं, एक है आप उस राय को चैलेंज कर रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आप पार्टी को एम्बेरस कर रहे हैं। मियां रजा रबानी साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत उस वक्त की थी, इस वक्त जो लॉ है वो लॉ तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक है, और पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट यानी 17 जजेस ने बैठ के उस कानून को रेटिफाई किया कि ये दुरुस्त कानून है। तो कायरा साहब बेसिकली, अगर मैं, मुझे फिर करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे तस्हीह कर दीजिएगा, इस सारी चीज का मामला उसके साथ नहीं है कि इन दोनों की मुलाकातें चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रही हैं, क्योंकि लतीफ खोसा साहब की भी अभी मुलाकात हुई, एतजाज साहब भी उनके साथ मिलते रहे हैं काफी, इसका उस चीज के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? देखिए, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैं कोई एलिज नहीं कर रहा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो बात इमरान खान कह रहे हैं उधर जरूर जा रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, और खोसा साहब की और एतजाज साहब की जमात ने जो बड़ा, सारी जमात ने बैठ के, सारी जमात के साथ मुशावरत करके हमारी क़यादत ने जो फैसला किया, आप ना सिर्फ उसके खिलाफ जा रहे हैं बल्कि उसको आप अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। आपको या तो ये हो कि आपके पास जमाती फोरम अवेलेबल नहीं है, आप जमात के अंदर, और हाँ एक और बात भी है मंसूर साहब, मुझे आपको उनको बाकी दोस्तों को ये हक हासिल है कि वो किसी कानून के खिलाफ है तो वो कसरत को, अक्सरियती राय आमा को हमवार करें, वो अपनी जमात को और बाकी जमातों को इस पे कायल करें, हो गए तो ये कानून तब्दील हो जाए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक या दो फर्द वो कहें कि जो हम राय दे रहे हैं वही दुरुस्त है, उसको माना जाए, नहीं तो हम दूसरी जमातों के साथ मिलकर उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आखिरी सवाल, मैं अब ये कहने में दुरुस्त हूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि एतजाज एहसन साहब और लतीफ खोसा साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सफर अब इख्तिताम पजीर हो गया है? मैं ये नहीं कह सकता, सस्पेंशन का कतन ये मतलब नहीं होता, सस्पेंशन में आपकी मौतरी होती है, उसके बाद आपका हक होता है, आप पार्टी के अंदर अपनी अपील करते हैं या अपनी सफाई देते हैं, और ये सीनियर लोग हैं, वहां भी अपनी सफाई दे सकते हैं। ये नहीं है कि मैं नहीं कह सकता कि उनका सफर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपने आप को पार्टी के मेन पॉलिसी से बहुत अलग किया है, और यकीनन उनकी क़यादत जो है, पार्टी की क़यादत जो है, ये पार्टी का जो अमूमी फैसला है, पार्टी की जो कसरत है, वो यकीनन इस सूरत हाल से, इस केसेस से एम्बैरस तो होगी, क्योंकि उनका फैसला जो है वो, और हम क्या कर रहे हैं, फिर मैं फैसला दोहरा देता हूँ, फैसला हमारा यह है कि इंसाफ हो, और जो इल्जाम जिस कानून के जुमरे में आता है, वो सीआरपीसी के जुमरे में आए तो वहां, एटीए के जुमरे में आए तो वहां, और अगर कोई शय, कोई जुर्म, कोई इल्जाम
उस जुमरे में आता है कि वहां मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल होगा, तो फिर उसमें ट्रायल हो, और उसकी भी 3 जहां पे अपीलें मौजूद हैं। अब उसके बारे में वो तासर कि जब पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स का सामना करती थी, आज वो सूरत हाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा सारी तफसील से आगाह कर रहे थे। दोनों सीनियर रहनुमा उनके हवाले से उन्होंने कहा कि सस्पेंशन है, लेकिन अगर अपनी पोजीशन तब्दील की जाती है, पार्टी की पोजीशन के साथ आके खड़ा हुआ जाता है, तो फिर जो है वापसी उनकी हो भी सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 9 रुकनी बेंच कल सुबह का वक्त और फौजी अदालतों के हवाले से क्या कुछ हो सकता है इस 9 रुकनी बेंच के अंदर। मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस बहुत देर के बाद एक ही बेंच में आपको नजर आएंगे। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 9 रुकनी बेंच फौजी अदालतों के हवाले से बना दिया गया है और कल सुबह 11 बजे इस सिलसिले में समाअत भी शुरू होगी। सबसे अहम तरीन बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा अब इस बेंच का हिस्सा होंगे। बहुत देर के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस एक ही बेंच का हिस्सा होंगे। ये मामला किस तरफ जा सकता है, लीगल फ्रेटर्निटी इस सारे मामले को किस तरह देख रही है, सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब इस वक्त साथ मौजूद हैं। जदून साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। 9 रुकनी बेंच बनाया गया है इस अहम तरीन मामले के ऊपर। सबसे बड़ी बात जो जाहिर बात है इस वक्त सियासी और कानूनी हलकों में जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों ही इस बेंच का हिस्सा हैं। इस बेंच की फॉर्मेशन पे क्या राय देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये मैं समझता हूँ कि बेंच बड़ा अच्छी इसकी कंपोजिशन है और इस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा। अगर शुरू से ही ऐसा बेंच बन जाता बाकी मामलात में भी, तो काफ़ी अच्छी इसकी एक जजमेंट भी आती और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक ट्रस्ट भी क्रिएट होता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो जो पहले काम हुआ है जी कि हम ख्याल बेंच आ गया, 3 रुकनी आ गया, 4 रुकनी आ गया, तो वो चीज़ें ना होती। तो भी इस बेंच में तमाम सीनियर लोग टॉप द लाइन सारे शामिल हैं। ओनली ये नहीं कि काजी फाइज साहब, उसके बाद जो तारक मसूद साहब हैं वो भी शामिल हैं, उसके बाद मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। तो जितने लाइन के अंदर सीनियर जज हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो 9 रुकनी बेंच जो है बड़ा अच्छा, मेरे एज पर माई ओपिनियन बड़ा अच्छा बेंच है। तो अभी ये देखते हैं, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है इनके पास, पहली दफ़ा जो है इस जो आर्मी एक्ट की जो सेक्शन 2D1 है उसको चैलेंज किया गया है। तो अब कल 11:45 पे इसकी हियरिंग पहली होगी, तो पता चलेगा कि किस तरह फिर उसको टेकअप करते हैं। और जदून साहब इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है ये बात भी देखी जाएगी कि पहले एक बड़ा डिवाइडेड कोर्ट जो है वो सामने नजर आया है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने इस तमाम तर डिविजन्स को ख़त्म करने की खातिर भी इस किस्म का बेंच बनाया है कि इतने सेंसिटिव तरीन मामले के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर, जो कहा जाता था जी 2 मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, वो तमाम उस तासुर को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की है इस बेंच को बना के? बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मेरे ख्याल में ये पहले भी इस तरह का बेंच बनना चाहिए था। देखें ना, आप जब तक लोगों के अंदर, अब आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा भी, एक ट्रस्ट जो है उसकी फ़ज़ा कायम हो चुकी है कि ये बेंच बड़ा अच्छा बना है। इस बेंच के अंदर मतलब कोई पिक एंड चूज इस तरह की नज़र नहीं आ रही है अपेरेंटली कि एक बंदा फैसला करे कि बैंक ये फैसला देगा। अभी इस पे एज पर देखिए, मैं एक एडवोकेट जनरल लॉ ऑफिसर हूँ, मैं भी इस बेंच का ये नहीं कह सकता सर्टनली कि ये बेंच ये वाला फैसला देगा और इस तरह का फैसला आएगा। पहले तो आपको देखा यूं ही बेंच बनते थे, मीडिया वालों को भी पता चल जाता था और आम जो है जो पब्लिक है उसको भी एक राय बन जाती थी कि ये इस तरह का फैसला आएगा। तो अभी ये बेंच की कंपोजिशन है बिल्कुल परफेक्ट है और ये मतलब पिक एंड चूज नहीं है, क्रॉस यहाँ से टॉप से सीनियरिटी शुरू होती है, पहले चीफ जस्टिस साहब, फिर काजी फैसल साहब, फिर उसके बाद तारक मसूद साहब, फिर उसके बाद अपना एजाज अल हसन साहब, जितने भी सारे इसमें जितने सीनियर लोग हैं इसमें शामिल हैं। अच्छा जदून साहब, एक और डेवलपमेंट आज ही के दिन के हवाले से हुई कि आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी कर दिया गया। अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक्ट है कि 3 महीने पहले ही, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है लेकिन 3 महीने पहले ही उनका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है। ये आपके लिए हैरानकुन बात नहीं थी? ये इसमें कोई देखें नोटिफिकेशन तो ये तो सेटल लॉ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सीनियर जज होता है चीफ जस्टिस के बाद वही उसको चीफ जस्टिस बनना होता है। तो अगर 2-3 पहले नोटिफिकेशन हफ्ते में नोटिफिकेशन हो जाता तो उसमें शायद कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती। तो इस गवर्नमेंट ये समझा कि चलो हमारा अगर 1 महीना है
तो हम इसको नोटिफाई कर देते हैं, एक गुड गेस्चर जाएगा कि इन्होंने पहले नोटिफिकेशन कर दिया। का टाइम में तो अभी 2 महीने पड़े हैं सर, इतनी जल्दी फिर भी क्या? बहरहाल उन्होंने अपनी समझ में कर दिया कि जो नोटिफाई होगा, हालांकि वो कोई इसका संभालिक तो कोई इस तरह असर नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस तो आखिरी लम्हे तक, आखिरी रात तक 12 बजे तक भी चीफ जस्टिस रहता है, वो अपनी उसी तरह फैसले करता है, वो मुकम्मल अख्तियार होता है। इसमें इससे पहले जो मुख्तलिफ केसेस होते रहे हैं उसके अंदर बार बार ये डिमांड की जाती रही कि जनाब फुल बेंच बनना चाहिए। सियासी मामलात के हवाले से पंजाब में ख़ास तौर पे जो इलेक्शंस के मामला थे, सीएम के इलेक्शन के मामले थे, उसके ऊपर ये बार बार ये डिमांड होती थी कि जनाब फुल बेंच बनना चाहिए। इस 9 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो अब ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, क्या इसके बाद भी यहाँ पे ये डिमांड आ सकती है कि जनाब इस पे भी फुल कोर्ट बनना चाहिए? देखिए, इसमें अभी मेन चीज़ तो है फेडरेशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो कोई भी बंदा चैलेंज कर सकता है, इसमें कोई नहीं कि किसी के खिलाफ है। वो तो ये कहते हैं जी कि ये वाली जो अमेंडमेंट है, हालांकि आप और मैं ओपिनियन किसी की डिफरेंस हो सकती है, लेकिन एज ऑफ टुडे, एज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि जी वो आज दिन तक वो लॉ है, पहले कभी वो चैलेंज नहीं हुआ। जो इन्होंने सेक्शन चेंज की आर्मी एक्ट की, वो एक बंदे की ऑप्शन हो सकती है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए आर्टिकल 10 के मुताबिक, क्योंकि ये आर्मी एक्ट के अंदर जब से ये अमेंडमेंट आई है 1967 में, उस वक्त से लेके आज दिन तक तो किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया, ना ही इस पर कोई ऐसी रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना ही हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन में कि ये अल्ट्रा वायरस है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आप हमारे साथ सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब मौजूद थे। 11:45 के ऊपर कल ये अहम केस पहली बार सुना जाएगा। तारीख में पहली दफ़ा इस एक्ट को चैलेंज किया गया है। देखते हैं कि 9 रुकनी बेंच का फैसला आगे चल के इस सिलसिले में क्या आता है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।